नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे चुनाव से जुड़ी दो बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे हिजाब विवाद पर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान की। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर शुरू हुआ बवाल अब थम नहीं रहा है, बल्कि इसका दायरा आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और इस मामले में सियासत भी तेज हो रही है। हिजाब विवाद पर बयान देकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर ओवैसी ने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। और फिर बात करेंगे यूपी के दूसरे चरणों की वोटिंग की। दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिले सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस दौरान सत्ता पक्ष यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत बाकी विपक्षी दलों की भी कई नेताओं की परीक्षा होगी। तो आज यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ओवैसी साहब ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि स्कूल का मुद्दा है, प्रधानमंत्री हिजाबी बन सकती है, लेकिन स्कूल में कैसे घुसने दिया जाए? देखिए, ओवैसी साहब एक पॉलिटिशियन है और चुनाव सिर पे है और ऐसे इलाके में चुनाव हो रहा है जहां पे मुस्लिम आबादी 40% से 50% से ज़्यादा है जी। अब जैसे सहारनपुर है, वहाँ पे 42% के आसपास है, मुरादाबाद है 47 के आसपास है, बिजनौर है वहाँ पे 50% के आसपास वोट मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये जो इलाका है वो बेसिकली मुस्लिम बहुल इलाका है जी। और यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ही तय करते हैं कि सीटें कौन जीतेगा। अब विवाद शुरू हुआ कहाँ? तो कर्नाटक में। लेकिन देश भर में एमआईएम, ये ओवैसी साहब की पार्टी ही आंदोलन करने में जुटी हुई है। किसके साथ मिलके? तो पीएफआई के साथ मिलके। पीएफआई का संगठन इस शाहीन बाग के दौरान यूपी के इस इलाके में काफी मजबूत भी है और इसलिए यह मसला ऐसा फंसा कि जैसे ही विवाद शुरू हुआ, अखिलेश यादव ने अपने एक लीडर को आगे कर दिया। वो कहने लगे कि खबरदार, किसी ने हमारे हिजाब के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, उसके हाथ काट डालूंगी। बयान आए 2 दिन हो गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पे कोई भी बयान नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ टैसिट सपोर्ट फॉर सच स्टेटमेंट्स। आप इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलोगे? वो इसलिए नहीं बोलोगे कि कहीं मुसलमान नाराज हो गए, ओवैसी के पास चला गया तो। और अगर आप बोलोगे तो बीजेपी इस मसले को उठा करके बाकी हिंदुओं के पास जाकर के कहेंगे, देखो ओवैसी साहब ये भड़काऊ भाईजान हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? 2 बातें कही और मैं कह रहा हूं कि हर उस शख्स को जिसको इस देश की एकता और अखंडता से प्रेम है, उसको इन बातों को समझना चाहिए। ओवैसी का पूरा बयान क्या है? उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी बच्ची हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेंगे जी। हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री हिजाबी बन चुकी है। महबूबा मुफ्ती हिजाब पहन करके ही तो मुख्यमंत्री बनी जी। तो वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो इस सेंटेंस के पहले जो उन्होंने जो बात कही वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि हिंदुस्तान में एक हिजाबी बच्ची जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी। पहली बात ये, बच्ची नहीं बनती प्रधानमंत्री, उसके लिए एज फिक्स्ड है। बच्ची का काम स्कूल जाना है जहां आप जाने नहीं देना चाह रहे। आप
छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग में जहर डाल रहे हो कि स्कूल भी जाना हिजाब अपनी आइडेंटिटी साथ में लेकर के जाना, ताकि क्लास में ये डिफरेंशिएशन आप पैदा कर सको कि क्लास के अंदर कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। ये कौम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ऐसे रहनुमा होंगे। जो बात केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं उसमें रैशनैलिटी है, और इसमें वो भड़काने वाली एक चाल है, एक साजिश है। अब इस बयान का क्या मतलब है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं वो दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा? मतलब ये कि भारत पिछड़ा है? नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त किस चीज में लगेगा? मुसलमानों की जनसंख्या हम इतनी ज्यादा कर देंगे कि फिर मुसलमान ही इस देश में तय करेगा भाई प्रधानमंत्री कौन हो। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसकी ये हिमायती नजर है, भाई डेमोक्रेसी है, चुनाव कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा संख्या होगी। आप इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हो कि एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि एक हिजाब पहनी हुई बच्ची वो प्रधानमंत्री बनेगी, तो आप तो यही कह रहे हो कि भाई जनसंख्या, यही तो लॉजिकल कंक्लूजन है। अदरवाइज अगर आप सेकुलर व्यक्ति होते, लोगों की भावनाओं को भड़का नहीं रहे होते, अगर आपको इस देश में दंगे नहीं चाहिए, तो आपको यह कहना था कि हम तो उस दिन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस दिन हिंदुस्तान में एक बच्ची प्रधानमंत्री बनी और इंशाअल्लाह वो हिंदुओं के वोट से बनेगी। क्योंकि जब तक 80% हिंदू है इस देश के अंदर में, बिना हिंदुओं के वोट के तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। तो यह जोड़ने वाली बात हो जाती, आपने समाज को तोड़ने वाली बात की। इससे किसी का विरोध नहीं है कि कोई हिजाब पहनी हुई बच्ची वो प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। वैसे मुस्लिम महिलाएं बनी हैं, हिजाब पहनते नहीं देखा हमने। निजमा हप्तुल्ला वो हिजाब नहीं पहनती थी, लेकिन खैर इनकी राजनीति है, उनको मुबारक। मुद्दा भटकाने का काम नहीं है। हिंदुस्तान में हिजाब पे कोई बैन नहीं है। एक स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आने के लिए कहा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और ये जो टूल किट ब्रिगेड है, जो हाय तौबा छाती पीट रहे हैं, ये पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तान की जो बदनामी की जा रही है कि यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और यहाँ पे एक तरीके से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये है नहीं, ये है नहीं। लेकिन आप किस लिए कर रहे हो? क्योंकि वोटिंग वहां हो रही है जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी को आप उनके भावनाओं को भड़का करके चुनाव जीते, वोट पाएं, आपको मुबारकबाद। लेकिन जो लोग आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति किस गर्त में चली गई है, किस तरीके से हिंदुस्तान में एक बंटवारे की एक नई नींव रखी जा रही है, कभी शाहीन बाग के जरिए तो कभी इस हिजाब के विवाद के जरिए। तो ये एक समस्या है और इसलिए जो बयान है वो बयान पूरी तरीके से सही नहीं है। डॉक्टर साहब, ओवैसी साहब ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि स्कूल का मुद्दा है, सब बराबर होते हैं उसमें? वो सब मालूम, ऐसा नहीं कि वो अक्लमंद व्यक्ति नहीं है, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको मालूम है कि वोट कहाँ से लाना है, कैसे लाना है। उनको मालूम है कि भाई जब तक मुसलमानों की भावनाओं को भड़काया नहीं जाए तब तक ये हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ ये भी कहना पड़ेगा मिसगाइडेड हिंदूज भी है। अब देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट में वहां कौन प्ली कर रहा है?
भाई मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने दिया जाए, इसकी पैरवी कौन कर रहा है? दो वकील हैं, वो मुसलमान थोड़ी हैं। एक संजय हेगड़े, दूसरे कामत साहब हैं। तो ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। ये कोई मुस्लिम लीडर नहीं बताएगा। ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बात नहीं छपेगी। ये सारे लेफ्ट लिबरल कमाल, ये जो दिल्ली का जो लुटियन दलाल मीडिया है, इसमें तो ज्यादातर हिंदू ही हैं, वही लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन इस बात को, इस खतरे को वो बता नहीं रहे कि किस तरीके से आज ओवैसी ने मुसलमानों से ये अपील कर दी कि जनसंख्या बढ़ाओ, इतना बढ़ा दो कि फिर मुसलमान ही तय करेगा कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन हो। तो ये एक खतरे की घंटी है। जी डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं दूसरे फेज की वोटिंग की। जैसे कि आपने बोला कि मुस्लिम समुदाय यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या सपा और एलडी को कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, यहाँ पे इसलिए तो हिजाब के नाम पे अखिलेश यादव गूंगे बहरे हो गए। एएनआई का रिपोर्टर सवाल कर रहा है हिजाब के बारे में, आप कुछ कह दीजिए, वो कहते सुनाई नहीं दे रहा। बाकी सारे सवाल सुनाई दे रहे थे, लेकिन हिजाब के ऊपर उन्होंने चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स इतने ज्यादा हैं इस फेज के अंदर। भाई हिंदू वोट तो बढ़ जाएगा जातियों के नाम पे, लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो है वो एकजुट होकर के एक जगह डालते हैं। तो वो किसको जाएगा, उसी की जद्दोजहद है। इसलिए ओवैसी इस तरह का बयान दे रहे हैं, उस तरीके से अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साध रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस रेस में कहीं नजर ही नहीं आ रही है मुझे कि भाई मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा नहीं। चाहे कितने भी आप उनके घर बनवा दो, कितने भी आप उनके टॉयलेट्स बनवा दो, गैस पहुंचवा दो, लड़कियों के उम्र को जो है शादी का उसको बढ़वा दो, ट्रिपल तलाक हटवा दो, तो मुस्लिम वोटर्स जो है वो महिलाओं का एक सिंपैथी बन रहा था, उसको तोड़ फोड़ करने के लिए कि कहीं महिलाएं जो हैं चुपचाप जाकर के बीजेपी को वोट ना दे दें। इसलिए ये हिजाब का जो है मुद्दा उठाया गया कि भाई मुसलमानों की, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत आबरू के ऊपर जो है हमला किया जा रहा है। वह हिजाब के ऊपर हाथ लगाएगा। देखिए कि ये भाषा है, वह हिजाब के ऊपर कोई हाथ नहीं लगा रहा और हाथ काट डालेंगे, और वो हिजाब पहन के नहीं जाना, ये फैसला कोर्ट से होगा, तब किसके हाथ काटोगे? जजेस के हाथ काट डालोगे? इस तरह की बेहुदगी वाली बात आप जो है और मीडिया उसे दिखाया जा रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि हाईली पोलराइज्ड इलेक्शंस जो है ये हो रहा है, और इसके लिए ये जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ज्यादा जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव की आपने बात करी, वो चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं चंद वोटों के लिए? यस, और कोई दूसरा कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आप इसके खिलाफ आप बोलेंगे कि भाई बच्चों को हिजाब पहन करके स्कूल नहीं जाने देना चाहिए, तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा, वोट आपके कट जाएंगे। तो धर्म और के नाम दूसरी तरफ जो है अगर आप ये कह दिए कि भाई हिजाब जो है वो ज़रूरी है, तो हिंदू वोटर्स नाराज हो जाएगा। तो ये हिपोक्रेटिकल तरीके से राजनीति करने वाले लोग तो इसी तरीके से फंसते हैं, और बीच में जो है उनका पोजीशन जो है अचानक से जो है बड़ा ही जियोपर्डाइज हो जाता है। इसलिए लोग, इनकी राजनीति जो है वो एक्सपोज हो जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे चरण में 14 फरवरी को प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने तैयारी कर ली है। इन सीटों पर आजम खां, अब्दुल्ला आजम, सुरेश खन्ना समेत बाकी उम्मीदवार जीत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में है। अब देखना यह होगा कि इस दंगल में कौन बाजी मारेगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।